दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक दिशा निर्देश के बारे में, जो कि चेक बाउंस के केसेस से संबंधित है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत अच्छी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, बल्कि मैं देख रहा हूं कि मेरे बहुत से पुराने साथी जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहरहाल जैसा भी केस है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में 27 जनवरी 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार 138 NI एक्ट के मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए। दोस्तों, पहली बार नहीं है कि जब किसी राज्य के हाई कोर्ट द्वारा इस तरह का दिशा निर्देश जारी किया गया, बल्कि पिछले एक साल में और भी कई हाई कोर्ट इस तरह के डायरेक्शन जारी कर चुके हैं और सभी में एक बात कॉमन है, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला देते हैं। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह कौन सा आदेश है, उसी से आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो कब और क्यों दिया गया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अगर केस के बैकड्रॉप में जाएं तो हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की डिवीजन बेंच चेक बाउंस से संबंधित एक मामले पर सुनवाई कर रही थी, जो कि 16 साल पुराने चेक बाउंस से संबंधित था। उस समय के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, एस बोपन्ना तथा एल नागेश्वर राव की डिवीजन बेंच के समक्ष यह मामला लाया गया था, जिससे उनको भी हैरानी हुई होगी। तभी उन्होंने यह जानना चाहा कि आखिर चेक बाउंस के केसेस में 138 के केसेस में इतना समय, इतना डिले क्यों हो रहा है। तभी उन्होंने रजिस्ट्री को आदेश दिया एक सो मोटो केस फाइल करने का, जिसको कैप्शन दिया गया था एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट 1881। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और के परमेश्वर को एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया। सभी राज्यों के हाई कोर्ट से दिशा निर्देश लेने हेतु तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर और सभी राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी इस सो मोटो में पक्षकार बनाया गया। विषय के इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस मामले को एक लार्जर बेंच के सुपुर्द किया गया, जिसमें अब एस ए बोबड़े, जो कि उस समय के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस रविंद्र भट्ट भी थे। यह सो मोटो, इसका मैं नंबर भी बता दूं, 2/2020 पर दर्ज हुआ। एमिकस क्यूरी ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की, एक इन्वेस्टिगेशन में गए, राज्य के हाई कोर्ट से भी उन्होंने सुझाव लिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी सुझाव लिए और बैंक के चेयरमैन या गवर्नर जनरल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी सुझाव लिए, जिसके आधार पर उन्होंने एक बड़ा डेटा इकट्ठा किया, एक रिपोर्ट तैयार की, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 31/12/2019 तक पूरे देश में 2,31,00,000 केसेस पेंडिंग हैं, जिनमें से 138 के 35,16,000 यानी कि जो कि लगभग 15% से ज़्यादा होता है, वो 138 NI एक्ट के केसेस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न्यायालय के ऊपर 138 के मुकदमों का कितना बर्डन बढ़ चुका है। ये बर्डन क्यों बढ़ा, क्यों इनके सुनवाई में इतनी देरी हो रही है, यही इस चर्चा का मुद्दा या सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो का सेंटर पॉइंट भी यही था, सेंट्रल आइडिया यही था। एमिकस क्यूरी ने डिटेल रिसर्च करने के बाद कुछ बिंदु सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे, जहां उनको लगा कि यहां सुधार की जरूरत है। वो क्या थे? नंबर 1, सर्विस ऑफ समन्स। समन्स सही से सर्व नहीं हो पाते हैं, सर्व होने में बहुत समय लगता है। नंबर 2, स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट टू सेक्शन 219 ऑफ द कोड। नंबर 3, समरी ट्रायल। नंबर 4, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स, जहां एमिकस क्यूरी ने सलाह दी थी कि जितनी अमाउंट का चेक उसने दिया गया है या जितना अमाउंट उसके खाते में बचा हुआ है, इतनी अमाउंट तक उसका बैंक अकाउंट अटैच कर देना चाहिए। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 202 ऑफ द कोड और
नेक्स्ट मीडिएशन तथा लास्ट इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, जिसके आधार पर इन 7-8 बिंदुओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए। वो दिशा निर्देश क्या थे? अब उन दिशा निर्देश के ऊपर आ जाते हैं, जो कि इस सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सबमिट की, उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अनुसार क्या दिशा निर्देश जारी किए गए। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से आग्रह किया कि वह राज्य के सभी मजिस्ट्रेट को दिशा निर्देश जारी करें। उनसे कहें कि जिस तरह से वह समरी ट्रायल को समन्स ट्रायल में मैकेनिकली कन्वर्ट कर देते हैं, यांत्रिक तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरह से कन्वर्ट ना करें, बल्कि समरी ट्रायल को समन ट्रायल में कन्वर्ट करते समय ठोस आधार, ठोस कारण भी लिखें। दूसरा, जब कंप्लेंट उनके सामने लाई जाती है तब उसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। यदि अभियोगी मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शनल एरिया से बाहर रहता है तब पहले उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, अगर वो उसको सही पाता है तभी उसको समन किया जाए। तीसरा, सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी के तहत विटनेस जो कि कंप्लेनेंट द्वारा दिए जाते हैं उनको एफिडेविट पर, शपथ पत्र पर लिया जा सकता है या लिया जाएगा, मैंडेटरी लिया जाएगा, ये प्रावधान किया गया है कानून में भी। चौथा, उन्होंने रिकमेंड किया कि यदि किसी व्यक्ति ने 1 साल के अंदर 1 से अधिक चेक बाउंस के सेम केसेस हैं, अपराध किया है, जो कि सीआरपीसी की धारा 219 में भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 1 से अधिक केसेस की जो संख्या है वो मैक्सिमम 3 है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 12 महीने में 3 एक जैसे मामलों में वो अपराधी पाया गया है, 3 एक जैसे अपराध कारित किए गए हैं, तब उन्हें तीनों केसेस में एक साथ तीनों केसेस को एक साथ कमिट किया जा सकता है। नंबर 5, यहां कमिटमेंट की बात है। नंबर 5 में ट्रायल के बारे में कहा गया है कि यदि एक से ज्यादा डिसऑनर के मामले हैं, एक से ज्यादा अपराध कारित किया गया है और वो एक ही प्रकार के हैं, भले ही वो एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए हों, तब उनमें उनको एक साथ ट्रायल किया जा सकता है, उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। इसी तरह से धारा 322 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया। 258 पर दिशा निर्देश जारी किया, जिसमें मजिस्ट्रेट को वाद की कार्यवाही को किसी भी स्टेज पर रोकने की शक्ति प्रदान करती है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए वही दिशा निर्देश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था हाई कोर्ट से, सभी हाई कोर्ट से, कि वो मजिस्ट्रेट को ये दिशा निर्देश जारी करें, लेकिन कमाल की बात यह है कि यह आदेश 16 अप्रैल 2021 का है। अब जैसे कि मैंने बताया, अभी 27 जनवरी 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया। इससे पहले कुछ दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट का या किसी और हाई कोर्ट का था। पहली लापरवाही आप यहीं देख लीजिएगा कि 16 अप्रैल 2021 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और आज तक दिशा निर्देश अभी तक मजिस्ट्रेट को जारी नहीं किए गए हैं। ये लापरवाही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस इस तरह से रह रहकर किया जा रहा है, अपनी मर्जी से, मनमाफिक तरीके से किया जा रहा है। अब एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि आखिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या कहता है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत पुराना कानून है। उस समय चेक से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ करते थे, हुंडई ये बिल वगैरह चलते थे, उन्हीं के संबंध में कानून लाया गया था। समय के साथ साथ जब चेक से ट्रांजैक्शन बढ़े, तब 1 अप्रैल 1989 को चैप्टर 17 इसमें इंसर्ट किया गया, जो कि धारा 138 से 142 तक है। यह इंसर्शन 1 अप्रैल 1989 से अस्तित्व में आया। तो सेक्शन 138 क्या कहती है आप जानते हैं। सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण पनिशमेंट बताता है, जो कि 1 साल तथा बाउंस चेक की अमाउंट का दुगना हो सकता है। सेक्शन 139 प्रिजम्पशन बताते हैं इस धारा के अंतर्गत
कि यदि किसी के पास चेक है, जिसने चेक दिया है, तो ये माना जाता है कि उसने अपनी कोई लायबिलिटी, फुल और पार्ट लायबिलिटी पे करने के लिए चेक दिया गया होगा। ये प्रिजम्पशन उसके फेवर में, होल्डर के फेवर में मानी जाएगी। सेक्शन 139। सेक्शन 140 जिसमें कहा गया है कि डिफेंस कौन कौन से नहीं लिए जा सकते हैं। सेक्शन 141 जो कि कंपनी से संबंधित है, यदि कंपनी का कोई चेक या कंपनी ट्रांजैक्शन है तब वहाँ सेक्शन 141 लाया करता है। सेक्शन 142 कॉग्निजेंस लेने के बारे में है। 1989 में चैप्टर 17 इंसर्ट किया गया। उसके बाद से न्यायालयों के समक्ष 138 के मुकदमों की बाढ़ सी आ गई। एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि जिस दर से मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, ये वाद के बढ़ने का, पेंडेंसी का एक बड़ा कारण है, क्योंकि जिस रेट से मुकदमे दायर किए जा रहे हैं उस रेट से, उस दर से उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। तब वर्ष 2002 में एक और नया अमेंडमेंट लाया गया जिसे द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 2002 कहा गया, जो कि 6 फरवरी 2003 को अस्तित्व में आया, जो कि सेक्शन 143 से 147 तक इसमें एक नई सेक्शन लाई गई या उनमें अमेंडमेंट किया गया। 143 क्या कहती है? सेक्शन 143 टू 147। 143 इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा, फिर इस पर और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सेक्शन 143 एम्पावर करती है कोर्ट को कि वो इसको सेवरली उसका ट्रायल करे। सेक्शन 143(1) कहती है सीआरपीसी की धारा 262 से 265 में समरी ट्रायल को ट्राई करने का जो प्रोविजन दिया गया है वो इसी के 138 के केसेस में भी वही फॉलो किया जाना चाहिए। सेक्शन 143 सब क्लॉज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सारे जो सो मोटो लिया गया है और न्यायालय की चिंता है, इस पर देखिए क्या उनको ये आईना दिखाने वाला है। सेक्शन 143 सब क्लॉज 2 कहती है कि 138 के केसेस को डे टू डे हियरिंग की जानी चाहिए तब तक जब तक कि वो इसके कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाता है। अगर कोई एडजॉर्नमेंट आती है तो उस पर भी मजिस्ट्रेट कारण लिखेगा और नेक्स्ट डे उस पर फिर सुनवाई करेगा। एक दिन से ज़्यादा की यानी कि एडजॉर्नमेंट नहीं होगी, वो भी बिना कारण बताए नहीं होगी। सेक्शन 143 सब क्लॉज 3 कहता है कि जब ये कंप्लेंट फाइल की जाती है तो कंप्लेंट फाइल किए जाने के 6 माह के अंदर अंदर इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। सेक्शन 144 जो कि समन्स के सर्विसेज के बारे में बताता है। सेक्शन 145 जो कि ये कहता है कि एविडेंस एफिडेविट के द्वारा लिए जाने चाहिए। सेक्शन 146 में ये कहा गया था इस इंसर्शन के साथ कि बैंक मेमो जो चेक बाउंस की बैंक द्वारा दी जाएगी उसको एक एविडेंस माना जाएगा। और सेक्शन 147 कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बताता है। दोस्तों यहाँ 2 चीज़ें हुई। अभी अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया जिसमें एक लार्जर बेंच के समक्ष मुद्दा रखा गया, 5 जजेस की बेंच बैठी, 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एमिकस क्यूरी बनाया गया। उन्होंने कई बार नोटिस जारी किए, सर्कुलेट किए हाई कोर्ट्स को, रिजर्व बैंक को और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, विभिन्न स्टेट्स के। लंबी प्रक्रिया के बाद उन्होंने कुछ अपनी फाइंडिंग्स दी, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की। उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। अब वही दिशा निर्देश हाई कोर्ट के थ्रू मजिस्ट्रेट को दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया ये प्रयास सराहनीय है, लेकिन सवाल ये उठता है जब हमारे पास एक कानून है, कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं हम उनको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्या कोई अधिवक्ता कानून में दिए गए प्रावधान को नज़रअंदाज कर सकता है? अगर वो नज़रअंदाज करता है तो उसको भारी कीमत उसकी चुकानी पड़ती है, जो कि उसके खिलाफ आदेश की शक्ल में आती है या कुछ और हो सकता है, कॉस्ट हो सकती है उसके ऊपर। लेकिन डेली हमारे मजिस्ट्रेट महोदय जिस तरह से कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को, दिशा निर्देशों को नज़रअंदाज कर रहे हैं उसका संज्ञान कभी नहीं लिया जाता।
मैं लौटकर वहीं पर आता हूँ, सो मोटो लिया गया। मैं कहता हूँ कि अच्छा प्रयास है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी? जब कानून आपका ये कह रहा है 138 एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये कहता है कि केसेस को डे टू डे बेसिस पर सुना जाना चाहिए, डेली बेसिस पर सुना जाना चाहिए, तब तक जब तक ये कंक्लूजन पर ना पहुंच जाए। दूसरा ये भी कहते हैं कि केस फाइल होने के 6 महीने के भीतर भीतर उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। अब डे टू डे की बात तो दूर की बात है, 138 के केसेस में हम देख रहे हैं 2-2, 3-3 महीने की डेट मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई जाती हैं। कोई वकील साहब या कंप्लेनेंट बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ दे, रिक्वेस्ट कर ले, गुजारिश कर ले, तब वो 2 महीने से घटाकर 1 महीने ही कर देते हैं, और 1 महीने से कम करना तो बस के साथ बहुत पेंडेंसी है, ये है वो है, जबकि ज़्यादा काम नहीं करना होता है इस केसेस में। पहली बात तो समरी ट्रायल है, तो समन्स ट्रायल में कन्वर्ट कर देते हैं। तब भी एमिकस क्यूरी ने भी विभिन्न मुद्दों पर बहुत गहराई से, गहनता से, सघन तरीके से इस पर जांच की एक तरह से, और अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ये भी सराहनीय है। लेकिन यहां पर एक बात वो मिस कर गए। आपने समन्स के बारे में तो कहा कि समन्स की सर्विस में डिले होता है, जिसकी वजह से केस लंबे खिंच जाते हैं। चलिए, समन्स भी डिलीवर हो गए, लेकिन समन्स डिलीवर होने से पहले एक स्टेप अननेसेसरली बीच में इंसर्ट किया हुआ है, पुरानी प्रक्रिया से चला आ रहा है, प्रैक्टिस में है। हम यहाँ 21वीं सदी में बैठे हैं, तब भी हम उसको हटाते नहीं हैं, वो ऐसे ही चला आ रहा है। वो क्या है? जब समन्स के आदेश हो जाते हैं तब आपको पैरवी करनी होती है, स्टेप लेना होता है, पैरवी में एक तलवाना देना होता है। भाई ये तलवाना क्या चीज़ है? भाई क्या इसकी ज़रूरत है? जब कंप्लेनेंट ने नोटिस दिया तो क्या वो पैरवी नहीं कर रहा है अपने केस की? जब केस उसने फाइल किया, क्या वो उस केस की पैरवी नहीं है? जब उसने एविडेंस रिकॉर्ड कराई, क्या वो पैरवी नहीं है? अब तो मजिस्ट्रेट का आदेश होना चाहिए और सीधा समन डिलीवर होना चाहिए। ले देकर जैसे तैसे समन डिलीवर हो जाते हैं। उसके बाद जब तब भी अभियोगी नहीं आता है, फिर उसके BW इश्यू होते हैं, बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट इश्यू होने के बाद फिर स्टेप लीजिए, फिर आप पैरवी करेंगे, फिर आप तलवाना देंगे। क्यों देंगे भाई? ये क्या है? इसकी क्या वजह है? इसकी जरूरत क्या पेश आई? भाई मजिस्ट्रेट महोदय ने जिस तरह से NBW जारी किए, उसी तरह से जब BW जारी कर रहा है तो BW कोर्ट से ही चला जाना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर पैरवी की बात आ जाती है, स्टेप्स की बात आ जाती है, आप में से बहुत से लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसको जस्टिफाइड करेंगे चूंकि कानून में है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको भी हटा देना चाहिए। सीधा मजिस्ट्रेट का जो आदेश है उसको आगे उसका अनुपालन कराया जाना चाहिए, उसका पालन कराया जाना चाहिए। कुल मिलाकर जैसे कि बताया कि कुल केसेस का, पेंडिंग केसेस का देश भर में लगभग 15% केसेस 138 NI एक्ट के केसेस से संबंधित हैं। इस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है। हमारे लेजिस्लेचर ने कानून में बहुत सारे संशोधन कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, डायरेक्शन जारी कर दिया है, लेकिन जब तक ये निचली अदालतें इनकी कार्यवाही का स्तर, इन कार्यवाही का तरीका नहीं सुधरेगा, तब तक ये पेंडेंसी खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। अलग अदालतों का भी गठन किया जा चुका है, उसके बावजूद भी इनमें कोई त्वरित कार्यवाही नहीं हो रही है। हो ये रहा है जिसका चेक बाउंस हो जाता है, वो साल 6 महीने अदालतों के धक्के खाता है और थक के बैठ जाता है। जब भी कोई बात होती है नजला गिरता वकीलों के ऊपर कि साहब ये वकील लोग काम नहीं कर रहे। अब यहाँ वकील क्या करेगा जब 1-1 महीने की डेट लगा रहे हैं आप लोग? समन्स इश्यू करते हैं, पैरवी कीजिए। BW जारी करते हैं, पैरवी कीजिए। NBW जा रहे हैं तो थाना उसमें त्वरित कार्रवाई नहीं करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पेंडेंसी या वर्कलोड का हवाला देकर ये लेजिस्लेचर की पूरी कोशिश को, सुप्रीम कोर्ट के पूरे प्रयास को बिल्कुल धूमिल कर देती हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि निचली अदालतों की कार्य प्रणाली को भी मॉनिटर किया जाना चाहिए। यदि किसी केस में, जैसे इस प्रेजेंट केस में ही 16 साल की देरी हुई, एमिकस क्यूरी का गठन करने के साथ साथ सो मोटो फाइल करने के साथ साथ माननीय उच्चतम न्यायालय अगर उस केस की प्रतें भी उधेड़ देता और उसमें किसी के खिलाफ कोई कमेंट भी जारी कर देता, तो शायद हिंदुस्तान की पूरी अदालतों के ऊपर उसका एक असर पड़ता। अब समय आ गया है कि यह भी करना पड़ेगा।
जब तक निचली अदालतें अपने कार्रवाई में तेजी नहीं लाएंगी, ये कानून किताब में लिखा हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 143 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 ऐसे ही लिखा रहेगा। उच्चतम न्यायालय आदेश जारी करता है, उसके कंप्लायंस अब तक नहीं हो रहे हैं, डायरेक्शन अब तक जारी नहीं हो रही है। आप इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।